तो व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कितने मार्क्स का एग्जाम में आएगा, फिर इसको कैसे लिखना है, इसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी दूंगा, और फिर इसके जो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो देखेंगे। तुमको एग्जाम में ये ऐसे लिखना है सब कुछ एक साथ। ये एग्जाम में ए बी सी और डी विल बी जो फैक्टर्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर है, ठीक है। नाउ सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर जानने से पहले एक कदम पीछे आओ। व्हाट इज मेंट बाय कैपिटलाइजेशन या कैपिटल। कंपनी का जो कैपिटल होता है वो कैसे बनता है, ओन्ड और बोरोड कैपिटल से बनता है। 1 करोड़ का तुमने फंड लगाया बिजनेस में, 60 लाख खुद का है, 40 लाख का कर्जा लिया है, तो मिक्स कितना हुआ, 60-40। दिस ओन्ड और बोरोड कैपिटल का जो मिक्स है, टेक्निकल भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। सो ये जो फिनेंस मिक्स है, तुम चाहो तो कार खरीदना है या कार जाने दो, आईफोन 13 प्रो मैक्स करो, कितना 130। तुम पापा को बोलते हो निकालो 1 लाख रुपया, और तुमने जिंदगी भर का सेविंग किया 30,000। वो सेविंग नहीं है, माँ को बोला है निकाल। तो कितना हुआ, माँ ने बोला कर्जा दूंगी, पापा ने बोला ले रख ले। ओन्ड कैपिटल कितना हुआ, 1 लाख। बोरोड कितना हुआ, ये तुमको डिसाइड करना है मिक्स कैसे रखना है। इट कुड बी 100% ओन्ड, 100% बोरोड, लेकिन सब नहीं देते। तुमको 100% बोरोड एक ही जगह मिलेगा, कहाँ पे, गोल्ड लोन। गोल्ड गिरवी करोगे तो पूरा लोन मिलेगा, वहां पे कुछ जमा जमा करने की जरूरत नहीं है। बट बाकी जगह पे तुमको कर्जा लेना ही पड़ेगा, मतलब खुद का डिपॉजिट डालना पड़ेगा। अभी इसके लिए तुमको ओन्ड और बोरोड कैपिटल का मिक्स मैंने बताया था, ठीक है ना। ये ओन्ड है, ये बोरोड है। आई थिंक ये फेयर होगा, चार्ट इधर ले लेना। तो ये जो चार्ट है ये एकदम परफेक्ट एग्जांपल है बताने के लिए। ठीक है कि तुम्हारा जो सोर्स ऑफ फंड्स है ओन्ड और बोरोड है, इसका जो मिक्सचर तुम करते हो 100% ओन्ड, 100% बोरोड, 80-20, 20-80, एनीथिंग। हाउसिंग लोन जब तुम लेते हो तो तुमको वैसे तो गवर्नमेंट का, आरबीआई का निर्देश है कि 20% खुद का और 80% लोन। बट तुम ऐसा भी कर सकते हो, इफ इट इज 30 लाख से कम लोन में दे कैन गिव 90%, 30 लाख के ऊपर फिर 80-20 रेशियो हो जाता है। अलग अलग बैंक्स का अलग अलग है, करेक्ट। तो नेक्स्ट हमको समझना है तुम्हारा जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैपिटल है, ठीक है ना, वो तुमको समझना पड़ेगा। जो सोर्स है, फैक्टर जो असर करेगा तुम्हारे फंड्स को, ठीक है ना, तुम्हारे जो कर्जा है उसको जो असर करेगा उसके बारे में हम अभी देख रहे हैं, करेक्ट। अभी हम एक एक करके देखते हैं। ये कंपोनेंट्स में इक्विटी मिक्स है, पूरा ओन्ड और बोरोड कैपिटल का ये मिक्स रहेगा, करेक्ट। ओके, कम टू क्राइटेरिया की जरूरत नहीं है। ये रहा, एक्सप्लेन इन डिटेल द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग। कौन कौन से फैक्टर्स जो असर करेगा वो अभी हम देख रहे हैं। ये देखो इधर इंटरनल फैक्टर्स और वहां पे एक्सटर्नल फैक्टर्स।
ओके, शुरू करूं मैं। नाउ इंटरनल फैक्टर में सबसे पहले क्या आएगा? तुम मिक्स रखना चाहते हो, पहला क्या सोचोगे? तुमको कैपिटल कितना चाहिए? रिस्क ज्यादा तो क्या होगा? रिस्क ज्यादा तो क्या होगा? क्या करना चाहिए? कैपिटल स्ट्रक्चर का मिक्स क्या रखना चाहिए? ने एक स्टार्टअप शुरू किया, तुम्हारा स्टार्टअप क्या रहेगा? हाँ? क्या स्टार्टअप करोगे? दुल्हनिया की मेहंदी, मेहंदी लगाओगे? या तुम सोचते हो आईटी सेक्टर, रिस्क किसमें ज्यादा है? आईटी में। तो वहां पे तुम्हारा कैसे होना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर? ओन ज्यादा होना चाहिए। डूबा तो कर्जा तो घरदार बिक जाएगा। रिस्क ज्यादा तो ओन ज्यादा रखो। साइज ऑफ कंपनी, तो छोटा कंपनी रहेगा तो क्या करेंगे? तुमको एक पान टपरी खोलना है, गुटखा बेचेगी। आजकल अक्षय कुमार भी आ गया ना गुटखा बेचने। हाँ, कौन सा विमल गुटखा क्या है मुझे पता नहीं। सिंस हम टेस्ट नहीं किए तो पता भी नहीं क्या होता है। क्या भी? हाँ हाँ, बोलो। छोटा सा पान टपरी खोल रहे हैं और एक बड़ा विमल गुटखा का कंपनी डाल रहा है। हाँ, उसको भी बहुत सारे मिल जाएंगे। गुटके वाले ने आजकल के यंगस्टर्स बहुत सारे मिल जाएंगे। आधा तो खुद ही खा जाएंगे प्रोडक्ट। सी, छोटा कंपनी में लोन मिलना बहुत कठिन रहता है। सो इट हैज टू बी छोटा कंपनी। कैपिटल स्ट्रक्चर में लोन एलिमेंट कम रखो। बड़ा कंपनी लाइक रिलायंस को 10 प्रकार से लोन मिल जाएगा। 10 प्रकार से शेयर्स, राइट शेयर, बोनस शेयर्स, दुनिया भर का तरीका है। एडीआर, जीडीआर, ईसीबीज, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। सो बड़ा कंपनी 50 प्रकार से मिक्स कर सकता है, लेकिन छोटा कंपनी के पास ऑप्शन बहुत कम रहता है। तुम ग्रेजुएट होंगे, तुम डायरेक्टली थोड़ी बोलोगे टोयोटा वाले को इनोवा खरीदना है ना? मुश्किल है। नेचर ऑफ एंटरप्राइज, अगेन एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है ट्रेडिंग। तुम मैन्युफैक्चर करते हो छाछ, अमूल, ठीक है, बटर मिल्क, तो मुझे बताओ, और तुम सिर्फ अमूल की दुकान है तुम्हारी, किसको कैपिटल ज्यादा लगेगा? अमूल को, मैन्युफैक्चरिंग को, दुकान को? अमूल का दुकान खोलना है ना, सिर्फ 50,000 रुपए का डिपॉजिट लगता है और इन्वेस्टमेंट जगह, और 2-4 लाख में, 5 लाख में शुरू कर सकते हो। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करना हो तो लाखों रुपए की मशीनरी आएंगे। सो नेचर ऑफ एंटरप्राइज कौन सा है? लार्ज मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है तो लोन लेना पड़ेगा। छोटा मोटा अमूल का दुकान है तो मुझे लगता है 4-5 लाख में बैठ जाना चाहिए तुम्हारा। चौथा, स्टेबल अर्निंग है, जैसे कि विजू दावेली, उसको पता है दिन में 10,000 का गल्ला है, तो क्या करना चाहिए? तब तो बिंदास लोन ले सकते हैं, बिकॉज स्टेबल अर्निंग है। इनस्टेबल है, राजू गोला वाला है, तो ठंडी के सीजन में रात को 12 बजे से कर 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 कर, वो उसका सीजन है। अभी तो सीजन चल रहा है, बराबर है, लेकिन ऑफ सीजन में क्या करेगा?
बारिश का सीजन और ठंडी का सीजन लगभग ऑक्सीजन रहता है। अभी वो दिन में 7 या 8 बजे से जा रहा था, क्या गर्दी थी। महात्मा नगर का एक सिग्नल है, हाँ एबीबी ना, वहां पे वो दिन में जा रहा था, मुझे लगा राइट हो गया। सिटी सेंटर जो सिग्नल है ना कॉर्नर का, मुझे लगा राइट हो रहा है। मैंने गाड़ी स्लो किया, देखा तो कुल्फी वाला था। मैं उतरा, कुल्फी लिया, पार्सल लिया घर वालों के लिए। मैंने इतना गजब कुल्फी कभी नहीं खाया। ऑफ कोर्स ये सेकंड नंबर पे, पहला तो ऊंट की कुल्फी, ऊंट का था ना वो, 400 रुपए का इतना सा, दुबई में खाया था। उससे जिंदगी से अच्छा मैंने कभी नहीं खाया। ऐसा लगता था सिल्क है ना, सिल्क खा रहे हैं। ऊंट के दूध का वो आइसक्रीम, वो आता ना ईरान वाला, ऐसे करता टिक 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 गोल गोल घुमाता रहता है, एग्जैक्टली वो। लेकिन वो मेरे सामने मस्ती है, मतलब वो दिन नहीं कर रहा था मस्ती। तो वही है, वही एक्चुअल में बहुत गजब था। लेकिन उसका कॉर्नर में है ना, उसका बहुत मतलब इतना बढ़िया, तो मैंने सोच रही हूँ अभी मैं जाऊंगी देखो, इसलिए 8:30 को जाने का, 8:30 9 को जाने का, तो 10-11 को जाएगी तो नहीं मिलेगा। बट गजब है उसका टेस्ट। तो स्टेबल अर्निंग जिसका रहा ना, दे कैन टेक लोन्स। अनस्टेबल अर्निंग जो एजेंट्स रहते हैं, अनस्टेबल, तो फिर लोन नहीं लेना चाहिए। पर्पस ऑफ फाइनेंस सेम लॉजिक, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, स्कूल हॉस्पिटल। भाई स्कूल हॉस्पिटल दान धर्म पुण्य भूलकर भी लोन लेने का नहीं। तुम लोन तो ले रहे हो हॉस्पिटल के पुण्य काम के लिए, लेकिन लोड आ रहा है तुम्हारे धंधे में। इसलिए दान धर्म पुण्य के लिए कभी भी ओन्ड कैपिटल लगाने का, कर्जा नहीं लेने का। तुमने बोला होगा फिर तो अशोका ने हॉस्पिटल के लिए 550 करोड़ का कर्जा लिया था, बट वो चैरिटेबल हॉस्पिटल नहीं है भाई। वो 550 करोड़ कोविड में एक साल में उन्होंने लौटा दिया। 572 कुछ तो करोड़ मैंने सुना था एक साल में। क्या बिल किया होगा, मतलब जो आए होंगे कोविड के पेशेंट्स। हाँ सबको मार दिया। नहीं नहीं, अच्छा हॉस्पिटल है वहां पे मेरा, वहां पे मेरा गेस्ट लेक्चर था। अच्छा हॉस्पिटल है, बट मैंने सुना है कॉस्ट ज्यादा है उसका। क्या था? हाँ तो नाम कोई भी हॉस्पिटल नहीं, सभी लूट रहे थे जो सब। तो जिस खुशी से बोल रही है बेटा, बेटा तेरा एग्जाम, तेरा जो दिल की ख्वाहिश है कि ऑफलाइन ऑनलाइन में कन्वर्ट हो, वो नहीं होने वाला। तुम्हारे मन में आ रहा होगा थोड़े एक हफ्ते के लिए बढ़ जाए ताकि ऑनलाइन हो जाए, नॉट पॉसिबल। तो पर्पस, प्रोडक्टिव पर्पस रहा तो मैन्युफैक्चरिंग रहा तो ले सकते हो कर्जा, चैरिटेबल बिल्कुल नहीं। रिस्क, दो प्रकार के रिस्क होते हैं, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। सी बिजनेस रिस्क तो रहता ही है, बट फाइनेंशियल रिस्क धंधा, सी बहुत सारे अच्छे बिजनेस कर्जे की वजह से डूब गए। ओवर कर्जा ले लिया, एयर इंडिया 50,000 करोड़ का कर्जा लेके बैठे, 14 करोड़ का नफा। ये तो बोलते ना चीटी हाथी का ख्वाब देख रही, वो था। कर्जे से लेना, लीज पे लेना था, प्लेन भाड़े से लेना था। तो उन्होंने फाइनेंशियल रिस्क कितना लिया, वो तो बंद होते 20-25 साल पहले बंद हो गए होते, तो गवर्नमेंट ने पैसा पंप किया इसलिए बच गए। किंगफिशर एयरलाइंस क्या हुआ, बंद हो गया। जेट एयरवेज क्या हो गया, बंद हो गया। एयर इंडिया को गवर्नमेंट ने बचाया। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, मैंने बताया था ना, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है कि तुम ओन्ड कैपिटल में इक्विटी नहीं इश्यू करते हो, प्रेफरेंस और डिबेंचर्स इश्यू करते हो। लेकिन तुम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करने के लिए कर्जा ज्यादा ले लिया तो वापस क्या होगा। तलवार के दो भाग है, तुम सोचते हो फायदा होगा, लेकिन नुकसान भी लेफ्ट साइड में भी धार है। तलवार टाइप है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में तुम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के लिए कर्जा ले सकते हो, लेकिन तुम्हारा ब्याज के ऊपर तुम्हारा कमाई चाहिए और स्ट्रॉन्ग कमाई चाहिए, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी चलेगा। पीरियड ऑफ फाइनेंस 5 से 10 साल के लिए चाहिए तो बोरोड ले लो,
परमानेंट चाहिए तो क्या चाहिए? इक्विटी। और आज के टाइम में ना थोड़ा फ्लेक्सिबल है। आज अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट ना कम नहीं होने, बढ़ नहीं है। आज थोड़ा फ्लेक्सिबल बैंक ने दिखाया ना, तो कर्जा ले सकते हो। ठीक 6 महीने बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े हुए होंगे, कम नहीं होंगे अभी। कोविड तो बताने के लिए, लेकिन अभी लोगों को आदत हो गई है, कोविड से कोई डरता नहीं है। सो फ्लेक्सिबल रखो कि या तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लो, कन्वर्ट कर दो इनटू इक्विटी शेयर्स। नॉन कन्वर्टेबल मत इश्यू करो, फिर वो जिंदगी भर वही रहेगा। ऑप्शन रखो। कंट्रोल, सिंपल सा लॉजिक है। कंट्रोल चाहिए तो क्या करोगे? इक्विटी शेयर इश्यू नहीं करेंगे। क्या इश्यू करेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स। ये तो क्वांटिटी ऑफ इक्विटी बढ़ गया तो तुम्हारा रिस्क बढ़ता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, मार्केट कंडीशंस। मार्केट अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है, तो अभी का ब्याज कर्जा लेना सबसे बेस्ट, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट लोएस्ट है अभी, इससे कम तो नहीं होगा। हाँ, होम लोन का 6.8 एचडीएफसी का है, इंडिया बुल्स का 7.58, एसबीआई शुड बी 7.2। आजकल ना सिबिल, पता है ना सिबिल, तुम्हारा सिबिल देख के तुमको कर्जा मिलता है। इफ तुमने चेक बाउंस की है, पिछला ईएमआई डुबाया है, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट पे चल रहा है तुम्हारा, तो तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 रहेगा। और तुम्हारा इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, तो तुमको नॉर्मल बैंक नहीं देंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी लोग देंगे, वो लोग बोलेंगे 14%। सो 7 से सीधा 14 हो जाएगा यदि रिस्क ज्यादा है। फिर एटीट्यूड ऑफ लेंडर से भी डिपेंड है। कोविड के बाद लेंडर बहुत संभाल के कर्जा दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है डूबने का चांस बहुत बढ़ जाता है। इसलिए सिनेमा, जिम, क्लासेस, इन लोग को कर्जा थोड़ा टाइट, अनलेस तुम्हारा इनकम टैक्स रिटर्न स्ट्रांग हो, और इन लोग को तो आसानी से कर्जा मिलना नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल तुम्हारा, सी, तुम जब बैंक में पैसा डालते हो तो तुमको क्या मिलता है बैंक से? ब्याज। तुम जब बैंक से लोन लेते हो तो तुमको क्या रिटर्न करना पड़ता है? इंटरेस्ट। प्रेफरेंस शेयर लिया तो क्या लौटाना पड़ता है? डिविडेंड। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी के लिए इक्विटी पे रिटर्न क्या देना है? डिविडेंड। प्रेफरेंस पे क्या देना है? लोन पे क्या देना है? ये तीनों कीमत है जो कंपनी को चुकाना पड़ता है। इस कीमत को कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। सबको जोड़ दो तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, जो तुमको प्रैक्टिकल केसेस इन फाइनेंस में प्रैक्टिकल्स है। सो तुमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे ज्यादा किसका होगा? लोन का होगा क्या इक्विटी का होगा? इक्विटी का होगा, करेक्ट। क्यों? उसको लास्ट में दिया जाता है ना, पहले ब्याज, फिर प्रेफरेंस, फिर इक्विटी, इसलिए इक्विटी बोलेंगे। डिवेंचर को 10 तो हमको 14 चाहिए, उनको लास्ट मिलता है तो। क्योंकि मैकडोनल्ड्स में जो काम करते हैं सब रात को बंद हो गया, सबसे ज्यादा खाने को तो उनको ही मिलना है, बराबर ना? जैसे गेस्ट गए, जो भी बचा है रसगुल्ला गुलाब जामुन घर पे। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? जब तुम शेयर्स इश्यू करते हो ना, तो तुमको क्या क्या लगता है? प्रोस्पेक्टस का कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट, अंडरराइटिंग कमीशन, बैंकर्स का कॉस्ट, लीड इश्यू का कॉस्ट, बहुत सारे कॉस्ट। कंपेयर टू शेयर लोन्स, शेयर्स पे कॉस्ट ज्यादा है। ये सब कॉस्ट को, जैसे तुम एमबीए एंट्रेंस करोगे, बाय द वे एमबीए कौन करना चाहता है? तू करने वाली है, तेरा भी चांसेस है। तू क्या करने वाली है? एरोस्टेस बनेगी? तो एरोस्टेस बनेगी? प्लेन, पता चला प्लेन में टिकट खाली है, जगह नीचे पूरा चल पकड़ के बाहर टिकट। वो उसमें स्कोप बहुत बढ़िया है। एरोस्पेस में बैक ऑफिस की वो बात कर रही है, एरोस्पेस फ्रंट ऑफिस में, मतलब फ्रंट लेवल पे हो गया, लेकिन बैक ऑफिस में भी स्कोप अच्छा है। मेरे को टिकट देगी? कहाँ का देगी बोल?
मॉलदीव्स का देना, मॉलदीव्स का अच्छा है। बहुत बढ़िया है भाई। किसके साथ? पूना मुंबई जा सकती है, उसको बोल देना मैं टिकट भरूंगी लेकिन मेरे को मॉलदीव्स का चाहिए। सटंग लेगा मॉलदीव्स का? नहीं सर, अकेला क्या करूंगा जाकर। हाँ, पायलट को पकड़े तो फ्लोटेशन कॉस्ट देखना पड़ता है किसका क्या है। कभी भी होम लोन लेना हो ना तो स्कीम देखने का। कभी कभार बैंक्स के स्कीम रहते हैं 0.5% प्रोसेसिंग चार्जेस, 30 लाख पे 15,000, वो टाइम में माफ भी रहता है, बेस्ट टाइम, नो चार्जेस। अलग अलग क्रेडिट कार्ड पे भी तुम्हारा रिपेमेंट अच्छा है तो तुमको 0% प्रोसेसिंग चार्जेस पे कर्जा मिल सकता है। लेकिन कर्जा का क्रेज नहीं रखने का, यंगस्टर्स बहुत कर्जा लेते हैं, क्रेडिट कार्ड्स बहुत सॉलिड यूज करते हैं। टैक्स देखने का, प्रॉब्लम क्या है, डिविडेंड टैक्स डिडक्टिबल नहीं है, इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टिबल है, तो टैक्स के फायदे के लिए तो फिर तुम लोन ले सकते हो। गवर्नमेंट पॉलिसीज देखने का, बेस्ट पॉलिसी जो पहली बार घर लेते हैं ना उनको 2.5 लाख रिफंड था, पता है? गवर्नमेंट का स्कीम था, यदि गरीब इंसान ने लोन लिया 30 लाख के अंदर का तो उसको 2.5 लाख रुपए उसके खाते में 1-2 साल बाद आने थे। तो बहुत गरीब लोगों ने धड़ाधड़ फ्लैट लिया क्योंकि 2.5 लाख इंटरेस्ट सब्सिडी था गवर्नमेंट की तरफ। एक जन बोल रहा था मेरा पहचान का, दूंगा, बोला गधा हो गया है। बोला क्यों? मतलब तेरे पास एक ऑलरेडी फ्लैट है, दूसरे फ्लैट में नहीं मिलता, नया फ्लैट, फर्स्ट टाइम फ्लैट बाहर चाहिए तो मिलता है। 2.5 लाख रुपए बहुत लोग ले रहे थे, मैं देख रहा था। अभी वो स्कीम शायद मार्च तक एक्सटेंड किया गवर्नमेंट ने, चेक करना पड़ेगा। मार्च तो हो गया ना, ऐसा देखना, 1 साल नहीं एक्सटेंड किया होगा गवर्नमेंट ने। 2.5 लाख कितना हो जाता है, गवर्नमेंट लूट जाएगा इसे। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज देख के भी कर सकते। टाइमिंग, अभी कैपिटल मार्केट से ना, अभी शेयर मार्केट थोड़ा डाउन ही चल रहा है तो फिर लोन ले लो। बट तुम बिजनेस में स्टेबल चाहिए, तुम लोन लोगे तो ब्याज का प्रेशर आएगा। लीगल रिक्वायरमेंट, कंपनीज एक्ट 2013 बोल देना, अभी तो 2013 आ गया। 2013 के कायदे, सेबी के कायदे, तुमको गिरवी रखना पड़ेगा। सिक्योर्ड लोन अभी तुम बिना, सिक्योर्ड डिबेंचर कंपलसरी कर दिया है। तुम डिबेंचर इश्यू करते हो तो 10 साल के लिए मैक्सिमम में गिरवी रख के, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सो तुमको संपत्ति गिरवी रखना पड़ेगा। फिर कंपटीशन, तुमको इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, बॉन्ड्स, टर्म लोन्स, बहुत पब्लिक डिपॉजिट, सब देख के क्या चल रहा है मार्केट में, कौन सा रेट में क्या है वो देख के लेना पड़ेगा। नीड ऑफ इन्वेस्टर्स, कॉशियस लोग क्या करेंगे, शेयर्स इश्यू करेंगे। रिस्की वाले लोग क्या लेंगे, कर्जा लेंगे। शार्क टैंक देखते थे? शार्क टैंक, हाँ 2-3 बार देखा है। तुमने देखा नहीं है तो सेल्फी से बाहर आओ जरा। अरे कितना मस्त था एपिसोड। कुछ यंगस्टर जाते थे इनके पास, जिनके पास पैसा है ना, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के पास, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है 2 करोड़ का, इन्वेस्ट करो, 10% का शेयर दूंगी। कितना बढ़िया था शार्क टैंक, मुझे तो अच्छा लगा था, मैंने 7-8 एपिसोड देखे थे, फिर रोक दिया। तो उसमें से कुछ जो शार्क टैंक वाले, वो लोग क्या बोलते थे कि मैं 2 करोड़ में 50 लाख कर्जा दूंगी, 1.5 लाख शेयर, ऐसा। सो डिपेंड करता है तुम्हारे रिक्वायरमेंट क्या है, इन्वेस्टर क्या करना चाहते हैं, शेयर्स पे पैसे लगाना चाहते हैं क्या कर्जा देना चाहते हैं, डिपेंड करता है।
तो ये तुम्हारा इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स, ऐसा ड्राइंग भी जरूर कर लेना, तुमको अच्छा रहेगा।